सुप्रभात, सत श्री अकाल, नमस्ते, जय हिंद दोस्तों। मैं हूं डॉक्टर विश्वनाथ शर्मा और आपका चैनल है विश्वनाथ आनंद हिंदी साहित्य। इस चैनल में एक बार फिर से आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। मैं आज की वीडियो में भाषा विज्ञान पार्ट 2 लेकर आया हूं। आप लोगों के लिए एक सुनहरा अवसर है। ऑनलाइन क्लास तो बिल्कुल मुफ्त चल रही है। ऑफलाइन क्लास के लिए आप लोगों को आज के लिए 80% मुफ्त के साथ 80% छूट के साथ अगर आप क्लास लेने के इच्छुक हैं तो नीचे दिए गए पते पर या मेरे कॉन्टेक्ट नंबर पर संपर्क करें। बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों। चलिए अब हम क्लास की ओर चलते हैं। प्रिय दोस्तों, भाषा विज्ञान पार्ट 2 में आप लोगों का एक बार फिर से हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। ये भाषा विज्ञान पार्ट 2 चल रहा है। तो भाषा विज्ञान पार्ट 1 में हम लोग क्या पढ़े, थोड़ा सा डिस्कस कर ले फिर आगे चलेंगे। तो भाषा विज्ञान पार्ट 1 में हम लोग पढ़े थे कि भाषा क्या है, भाषा की परिभाषा, पतंजलि के भाषा के संबंध में मान्यता कामता प्रसाद गुरु के, डॉक्टर श्याम सुंदर दास के, और उसके बाद बाबूराम सक्सेना का, सुकुमार सेन के, भोलानाथ तिवारी जी के, आचार्य देवेंद्रनाथ शर्मा के। इसके अलावा पाश्चात्य विद्वान के बारे में भी पढ़े थे कि क्रोचे की मान्यता क्या है, गार्डिनर की मान्यता क्या है। उसके बाद इतना विवाद होने के बावजूद क्या किया, 1866 में पेरिस में एक लॉ बनाया गया, लॉ सोसाइटी ऑफ लिंग्विस्टिक, जिसमें कहा गया कि भाषा की उत्पत्ति और विश्व भाषा के निर्माण पर विचार नहीं किया जाएगा। इस पर भाषा की विशेषता भी बताए थे और उसका क्या पढ़ाए थे, भाषा के वर्गीकरण, भाषा के विकास के प्रमुख चरण कौन कौन होते हैं, उसका भाषा के विविध रूप, भाषा के विविध रूप पढ़ चुके हैं यहाँ पर। अब यहाँ पढ़ेंगे विश्व भाषा और वर्गीकरण। सबसे पहले हम जानेंगे कि अयोगात्मक भाषा और योगात्मक भाषा है ना। तो अयोगात्मक भाषा और योगात्मक भाषा, तो अयोगात्मक भाषा में क्या होता है, प्रकृति और प्रत्यय का मिश्रण नहीं होता है। इसका प्रकृति और प्रत्यय का मिश्रण नहीं होता है योगात्मक भाषा में, जबकि प्रकृति और प्रत्यय का मिश्रण होता है। इसमें क्या लगाता है, प्रकृति और प्रत्यय लगा जाता है। प्रत्यय समझते ही जिस शब्द के अंत में लग जाता है। रूप से योगात्मक भाषा कहाँ, चीन में बोले जाते हैं। चीनी भाषा कैसे है, योगात्मक भाषा है। चीनी भाषा, तिब्बती भाषा, क्या तिब्बती, चीनी भाषा, तिब्बती भाषा, बर्मी भाषा, जो बर्मा प्रदेश के लोग जो बोलते हैं उसे बर्मी भाषा बोलते हैं, सुदामी भाषा। ये सब क्या हो गया, अयोगात्मक भाषा। योगात्मक भाषा क्या है, तो योगात्मक भाषा के संबंध में योगात्मक भाषा में बताए हैं कि इसमें क्या लगा रहता है, प्रकृति और प्रत्यय जुड़ा होता है। तो ये बोले जाते हैं, तुर्की में बोले जाते हैं, क्या बोले जाते हैं, तुर्की में बोले जाते हैं, कन्नड़ में बोले जाते हैं, भारत के कन्नड़ में, कन्नड़ में बोले जाते हैं, मफोर में बोले जाते हैं, ये मफोर, ये सब इसका क्या, अरब में बोले जाते हैं, इसको अरबी बोलते हैं। ये सब इसका क्या हो गया, भाषा, बोली का, भाषा का क्षेत्र है। अब हम बात करेंगे पारिवारिक वर्गीकरण। क्या बात करेंगे, पारिवारिक वर्गीकरण। देखते हैं पारिवारिक वर्गीकरण में क्या क्या है। तो पारिवारिक वर्गीकरण सबसे पहले जानेंगे। पारिवारिक वर्गीकरण के कई नाम से जाने जाते हैं। क्या नाम से जाते हैं, वंशात्मक, क्या बोलते हैं इसको, वंशात्मक वर्गीकरण। क्या बोलते हैं इसको, वर्गीकरण को वंशात्मक वर्गीकरण या वंशानुक्रमिक वर्गीकरण या कुलात्मक, क्या बोलते हैं,
कुलात्मक वर्गीकरण, ऐतिहासिक वर्गीकरण क्या बोलते हैं? ऐतिहासिक वर्गीकरण, तो पारिवारिक वर्गीकरण के कई नाम हैं, वंशात्मक वर्गीकरण या वंशानुक्रमिक वर्गीकरण या कुलात्मक वर्गीकरण और ऐतिहासिक वर्गीकरण के नाम से भी जाने जाते हैं। इसमें रचना तत्व तथा अर्थ तत्व की प्रधानता होती है। किसमें? इसमें पारिवारिक वर्गीकरण में क्या प्रधानता होती है? पारिवारिक वर्गीकरण में रचना तत्व। किसका? रचना तत्व तथा अर्थ तत्व की प्रधानता होती है। इसका अर्थ तत्व। क्या किसकी होती है? रचना तत्व और अर्थ तत्व की प्रधानता। मूल रूप से क्या? रचना तत्व और अर्थ तत्व की प्रधानता होती है। इसका निर्माण किस आधार पर किया जाता है? इसका आधार क्या है? इसका निर्माण जो है पद रचना, वाक्य रचना, वाक्य रचना, ध्वनि रचना तथा अर्थ व शब्द। अर्थ हुआ शब्द के आधार पर। ठीक है, तो समझेंगे कि पारिवारिक वर्गीकरण का आधार क्या है। तो पारिवारिक वर्गीकरण का आधार क्या है? पद रचना है, वाक्य रचना है, ध्वनि रचना है तथा अर्थ व शब्द रचना के आधार पर हम इसको क्या करते हैं? वर्गीकरण करते हैं। किसका? पारिवारिक वर्गीकरण का। आते हैं फ्रीडिश। क्या है? फ्रीडिश म्यूलर आते हैं। फ्रीडिश म्यूलर जो आते हैं वो मानते हैं, कितने मानते हैं? फ्रीडिश म्यूलर जो भाषा परिवारों की संख्या कितने मानते हैं? 100 मानते हैं। कितने मानते हैं? 100 मानते हैं। वहीं पर फिर विल्हेल्म फॉन हुम्बोल्ट आते हैं। विल्हेल्म क्या है? विल्हेल्म फॉन हुम्बोल्ट कितने मानते हैं? 13 मानते हैं। और भारतीय विद्वान भोलानाथ तिवारी, कौन? भोलानाथ तिवारी, ये भी मानते हैं कि नहीं, 13 ही होना चाहिए। अब इसका वर्गीकरण करते हैं। इसका भाषाविदों के बीच में क्या चल रहा था? मतभेद चल रहा था कि कैसे क्या किया जाए। तो निर्विवाद रूप से, किस रूप से? निर्विवाद रूप से भाषाविद ने, किसने? भाषाविद ने इसका वर्गीकरण किया। किसके? भौगोलिक क्षेत्र के आधार पर। भौगोलिक क्षेत्र क्या? 4 भौगोलिक क्षेत्र के आधार पर 18 भाषा परिवारों का वर्गीकरण किया गया। किस आधार पर? 4 भौगोलिक क्षेत्र के आधार पर
4 भौगोलिक क्षेत्र के आधार पर अठारह भाषा परिवार को वर्गीकरण किया। जानेंगे कि वो 4 भौगोलिक परिवार कौन कौन थे। तो वो 4 भौगोलिक परिवार कौन कौन थे, इसके संबंध में थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं। कौन कौन थे वो 4 भौगोलिक परिवार? तो वो 4 भौगोलिक परिवार में थे यूरेशिया। कौन थे? यूरेशिया। यूरेशिया से तात्पर्य था यूरोप जोड़ एशिया। यूरोप क्या था? यूरोप जोड़ एशिया, मतलब यूरोप का और एशिया का मिला हुआ जो भाषा था, परिवार था, उसको बना यूरेशिया बना। पहला हो गया। दूसरा था अफ्रीकी। अफ्रीका का भूखंड था। क्या था? अफ्रीका भूखंड। कैसा था? अफ्रीका भूखंड। तीसरा क्या था? तीसरा था प्रशांत महासागरीय भूखंड। प्रशांत महासागरीय भूखंड था। और चौथा था अमेरिकी भूखंड था। क्या था? अमेरिकी भूखंड। इन भाषा परिवार को क्या किया गया है? भौगोलिक क्षेत्र के आधार पर। किसके आधार पर? भौगोलिक क्षेत्र के आधार पर बांटा गया है। भौगोलिक क्षेत्र के आधार पर कैसे बांटा गया है? देखिए, तो जूम कर देता हूँ, ठीक है। तो भौगोलिक क्षेत्र के आधार पर बांटा गया, जैसे यूरेशिया परिवार बताया, जो यूरोप और एशिया का सम्मिलित रूप में। तो उसमें कौन कौन से परिवार आए? भारतीय परिवार आए, द्राविड़ परिवार आए, काकेशी परिवार आए, ब्रेसस्की परिवार आए, उराल अल्टाई परिवार आए, चीनी परिवार आए, जापानी कोरियाई परिवार आए, अत्युतरी परिवार आए, बास्क परिवार आए और शामी हामी परिवार आए। कौन सा? शामी हामी परिवार। एक बार फिर से देख लीजिए कौन कौन सा परिवार आए। भारतीय परिवार, द्राविड़ परिवार, काकेशी परिवार, ब्रूसास्की परिवार, उराल अल्टाई परिवार, चीनी परिवार, जापानी कोरियाई परिवार, अत्युतरी परिवार, बास्क परिवार और शामी हामी परिवार आए। अब अफ्रीकी भूखंड के अंतर्गत आएंगे। तो अफ्रीकी भूखंड के अंतर्गत कितने परिवार हैं? 3 परिवार आए। कौन कौन सा? सुदानी परिवार, बत्तू परिवार और होटेटिको बुशमैन परिवार। होटेटिको बुशमैनी परिवार आए। ठीक है। अब प्रशांत महासागरीय के अंतर्गत, किसके अंतर्गत? प्रशांत महासागरीय भूखंड के अंतर्गत कौन कौन परिवार आए? ध्यान दीजिएगा। मलय पोलिनेशियाई परिवार, पापुई परिवार, ऑस्ट्रेलियन परिवार, दक्षिण पूर्व एशियाई परिवार और अमेरिकी भूखंड के अंतर्गत अमेरिकी परिवार। एक ही परिवार आए। ये क्या आ गया था? बांटा गया था, वर्गीकरण किया गया था। भौगोलिक क्षेत्र के आधार पर इसका भूखंड का वर्गीकरण था। अब आएंगे क्या परिवार? भारत परिवार है। अब हम लोग पढ़ेंगे भारतीय परिवार के संबंध में। तो भारतीय परिवार का अन्य नाम क्या है? भारतीय परिवार।
पहले जानेंगे। भारोपीय परिवार को हम इंडो जर्मनिक परिवार के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से? इंडो जर्मनिक। इस नाम जानते हैं। इंडो जर्मनिक परिवार के नाम से भी जानते हैं आर्य परिवार। किस नाम से? आर्य परिवार। भारत हित्ती परिवार। भारोपीय परिवार को स्पष्ट रूप से समझ लेंगे कि भारोपीय परिवार को इंडो जर्मनिक, आर्य परिवार, भारत हित्ती परिवार के नाम से भी जाना जाता है। इसके कितने शाखाएं हैं? भारोपीय परिवार के 10 शाखाएं हैं। भारोपीय परिवार के कितने शाखाएं हैं? 10 शाखाएं हैं। कितने? 10 शाखाएं हैं। जिन्हें 2 वर्ग में बांटा गया है। कौन सा? जिन्हें 2 वर्ग में बांटा गया है, सप्तम वर्ग और केतुम वर्ग। कौन सा? सप्तम वर्ग और केतुम वर्ग। 2 भागों में बांटा गया है, सप्तम वर्ग और क्या है? केतुम वर्ग। सप्तम वर्ग तो सप्तम वर्ग के अंतर्गत कितने हैं? 4 भाषा परिवार को बांटा गया। कौन कौन? भारत ईरानी। कौन सा? भारत ईरानी परिवार, बाल्टो स्लाविक परिवार, अरमानी परिवार, अल्बानी परिवार। और केतुम वर्ग के अंतर्गत 8 परिवार को बांटा गया, 6 परिवार को बांटा गया। कौन सा? जर्मानिक, केल्टिक, ग्रीक, तोखरी और हिटाइट। इसको कितने? केतुम वर्ग, सप्तम वर्ग के अंतर्गत कितने? 4 को, और केतुम वर्ग के अंतर्गत कितने? 6 को बांटा है। केतुम से तात्पर्य है कृत्रिम। क्या होता है? कृत्रिम वर्ग। मतलब कृत्रिम का तात्पर्य यह है कि बनावटी भाषा। कैसा? बनावटी भाषा। बनावटी भाषा के अंतर्गत कितने? 6 आते हैं। तो मतलब जो 100% सुंदर हो। तो अब आते हैं इसके संबंध में। डॉक्टर ग्रियर्सन लिखते हैं कि आर्य परिवार को 3 वर्ग में बांटा है। अब वो कौन सा वर्ग है ऐसा जान लेंगे। ठीक है, तो 3 वर्ग था, ईरानी, दरद और भारतीय आर्य भाषा। क्या क्या है वो? ईरानी, दूसरा क्या है? दरद और भारतीय आर्य भाषा। ईरानी, दरद और भारतीय आर्य भाषा। आप पढ़ेंगे कि ईरानी के बारे में थोड़ा सा अविस्ता है। ईरानी साहित्य का प्राचीनतम ग्रंथ क्या है? प्राचीनतम ग्रंथ क्या है? अविस्ता है। क्या है? अविस्ता। क्या है? अविस्ता है, जिसका समय बताया जाता है 7वीं सदी ईसा पूर्व। क्या? 7वीं सदी। कौन है? अविस्ता है। इसका समय बताया जाता है 7वीं सदी ईसा पूर्व। क्या समय बताया जाता है?
प्राचीनतम ग्रंथ कौन है? अवेस्ता, ईरानी साहित्य का। शुरू बोलते समय से बताया जाता है 7वीं सदी ईसा पूर्व बताया जाता है। क्या लिखे? अवेस्ता। अवेस्ता को बैक्टीरिया की राजभाषा होने के कारण प्राचीन बैक्टीरियम भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? प्राचीन बैक्टीरियम। प्राचीन बैक्टीरियम भी कहा जाता है। यानी भावार्थ ये है कि बैक्टीरिया की राजभाषा होने के कारण क्या जाता है? प्राचीन बैक्टीरिया भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? प्राचीन बैक्टीरिया भी कहा जाता है। कुछ लोग भूलवश अवस्था को क्या कहते हैं? जिंदा भी कहते हैं। क्या कहते हैं? जिंदा भी कहते हैं। महाकवि किसने? फिरदौसी ने। महाकवि फिरदौसी ने शाहनामा, क्या? शाहनामा, शाहनामा इसी भाषा में लिखा था। क्या है? ईरान। शाहनामा इसी भाषा में लिखा था। तो ईरान का राष्ट्रीय महाकाव्य क्या है? ईरान का राष्ट्रीय महाकाव्य है। अब आएंगे, आगे चलते हैं। दर्द। दर्द शब्द का अर्थ होता है, क्या होता है? दूसरा ग्रंथ क्या था? दर्द। तो दर्द शब्द का अर्थ होता है पर्वत। दर्द शब्द का अर्थ क्या होता है? दर्द शब्द का अर्थ पर्वत होता है। दर्द शब्द का अर्थ क्या होता है? पर्वत। इसका प्राचीन नाम क्या है? इसका प्राचीन नाम क्या है? पैशाची प्राकृत। क्या है? पैशाची क्या? प्राकृत। दर्द शब्द का अर्थ क्या होता है? पर्वत, जिसका प्राचीन नाम क्या है? पैशाची प्राकृत। या पामीर के अलावा, किस क्षेत्र के अलावा? या पामीर के अलावा पंजाब के पश्चिमी क्षेत्र में भी बोले जाते हैं। पश्चिम उत्तर क्षेत्र में भी बोले जाते हैं। समझ गया? इसके उपभाषाएं हैं, क्या क्या है? जैसे कश्मीरी। कश्मीरी क्या है? इनके उपभाषाएं हैं। क्या है? भाषाएं। कश्मीरी
चीना है, चित्राली है, काफिर है, कोहिस्तानी है। कोहिस्तानी है। इसके क्या है, ये सब दर्द जो भाषा है उसकी उपभाषाएं कौन कौन है? कश्मीरी है, सानी है, चित्राली है, काफिर है और कोहिस्तानी है। अब हम आएंगे भारतीय आर्य भाषा। क्या आएंगे? भारतीय आर्य भाषा पर आएंगे। भारतीय आर्य भाषा, भारतीय आर्य भाषा को मूल रूप से हम लोग 3 वर्ग में बांटते हैं: प्राचीन भारतीय आर्य भाषा, मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा, आधुनिक भारतीय आर्य भाषा। प्राचीन भारतीय आर्य भाषा, प्राचीन भारतीय आर्य भाषा, इसका समय बताया जाता है विद्वानों, इसके समय के संबंध में भी विद्वानों के बीच मतभेद हैं। तो कहीं कहीं लिखा रहता है आपको 2000 ईसा पूर्व से, 2000 ईसा पूर्व से कितना? 500 ईसा पूर्व तक। क्या? 500 ईसा ईसा पूर्व से लेकर 500 ईसा पूर्व तक। लेकिन फैक्ट इसका यही है कि इसका समय, प्राचीन भारतीय आर्य भाषा, विद्वानों का अलग अलग मान्यता है। तो कुछ विद्वानों का मानना है कि ये नहीं होना चाहिए। कितना चाहिए? प्राचीन इसका समय 1500 ईसा पूर्व से। कितना? 1500 ईसा पूर्व से, 1500 ईसा पूर्व से 1500 ईसा पूर्व से लेकर 500 ईसा पूर्व, कितने? 500 ईसा पूर्व के बीच में होना चाहिए। इस प्राचीन भारतीय आर्य भाषा को मूल रूप से 2 वर्गों में बांटते हैं। कौन कौन सा? वैदिक संस्कृत, इसमें वैदिक संस्कृत और लौकिक संस्कृत। दूसरा क्या? दूसरा लौकिक, वैदिक संस्कृत, लौकिक संस्कृत। लौकिक संस्कृत को मूल संस्कृत भी कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? मूल संस्कृत भी कहते हैं। वैदिक संस्कृत कालखंड में से वेद, पुराण, संहिता, ब्राह्मण सारे ग्रंथ की रचना हुई है। वैदिक काल में, जिसे बोले वैदिक संस्कृत काल का क्या? लौकिक संस्कृत में रामायण, महाभारत की रचना हो गई। ये क्या हो गया? लौकिक संस्कृत के अंतर्गत आ गया। तो वैदिक संस्कृत का कालखंड बताया जाता है 1500 ईसा पूर्व से। कितना? 1500 ईसा पूर्व से कितना? 800, 1500 ईसा पूर्व से लेकर कितना? 800 ईसा पूर्व तक। वहीं लौकिक संस्कृत का कालखंड बताया जाता है 800 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व तक। कितना? 500 ईसा पूर्व तक। ये बात स्पष्ट हो गया। अब हम चलते हैं मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा पर। किस पे चलते हैं? मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा। मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा, इसका समय बताया जाता है 500 ईसा पूर्व से लेकर 1000 ईस्वी तक। कितना? इसका समय है 500
ईसा पूर्व से 1000 ईस्वी तक, 1000 ईस्वी तक। इसके 3 उपवर्ग में बांटा गया है। कितने उपवर्ग में? 3 उपवर्ग में, जिसको बोलते हैं पाली, किस नाम से? पाली नाम से, प्राकृत नाम से और अपभ्रंश के नाम से। पाली, प्राकृत और अपभ्रंश। पाली को प्रथम प्राकृत भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पाली को प्रथम प्राकृत बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रथम प्राकृत। प्राकृत को द्वितीय प्राकृत बोलते हैं। द्वितीय प्राकृत। और अपभ्रंश को तृतीय प्राकृत क्या बोलते हैं? तृतीय। मूल प्राकृत जो है, मूल प्राकृत जो है वो प्राकृत भाषा ही है। क्या है वो? प्राकृत ही है। क्या है? प्राकृत ही है। तो इसका कालखंड जानेंगे। क्या जानेंगे? पाली का कालखंड कितना है? तो पाली भाषा का कालखंड है, पाली भाषा का कालखंड है 500 ईस्वी से 500 ईसा पूर्व से पहली ईस्वी तक। कितना? पहली ईस्वी तक। प्राकृत वही प्राकृत भाषा का कालखंड है। कितना है? पहली ईस्वी से कहाँ तक? 500 ईस्वी तक। कितना? 500 ईस्वी तक। और अपभ्रंश भाषा का कालखंड है 500 ईस्वी से लेकर 1000 ईस्वी तक। 1000 ईस्वी तक। और अब आएंगे आधुनिक भारतीय आर्य भाषा। अब आएंगे आधुनिक भारतीय आर्य भाषा। तो आधुनिक भारतीय आर्य भाषा को 1000 ईस्वी से अब तक का माना जाता है। आधुनिक भारतीय आर्य भाषा। कितना? 1000 ईस्वी से। कितना? 1000 ईस्वी से अब तक माना जाता है। तो आधुनिक भारतीय आर्य भाषा में कौन कौन आएंगे? आधुनिक भारतीय आर्य भाषा में आते हैं तो अपभ्रंश के खत्म में 500 से 1000 ईस्वी तक ऐसा माना जाता है कि अपभ्रंश अलावा उसके अलावा है अवहट भाषा। कौन सा भाषा है? अवहट, जो 1000 से 1100 ईस्वी तक शासन किया। कितना? 1000 ईस्वी से 1100 ईस्वी तक अपना अधिक बनाए रखा। उसके बाद यहाँ पढ़ेंगे आधुनिक भारतीय भाषा में क्या पढ़ेंगे? अवधी भाषा पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? अवधी भाषा पढ़ेंगे। अवधी भाषा पढ़ेंगे। उसके बाद क्या पढ़ेंगे? ब्रज भाषा पढ़ेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। आज का क्लास यहीं तक। अगली क्लास में हम लोग बात करेंगे वैदिक संस्कृत, लौकिक संस्कृत के बारे में विशेष रूप से, और पाली, प्राकृत, अपभ्रंश भाषा के भी बारे में बात करेंगे। और पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब करते जाइएगा। धन्यवाद मित्रों।